और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। धनतेरस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ भोपाल के बाजार में निकले। न्यू मार्केट पहुंचे। उन्होंने बर्तन की दुकान पर बर्तन खरीदे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुभ मुहूर्त में चांदी के सिक्के भी खरीदे और प्रदेशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धनतेरस पर आज बर्तन और गोल्ड की खरीदारी करने के लिए न्यू मार्केट में दुकान पर पहुंचे हैं। सर से ही जानेंगे कि किस तरह से आज ये खरीदारी हो रही है। धनतेरस पर अब जो प्रदेशवासी हैं उनको धनतेरस की शुभकामनाएं भी उन्होंने दी हैं। और अब ये देखिए कि अब धनतेरस पर आज जो शॉप ऑनर्स हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सर आज धनतेरस पर आप गोल्ड और बर्तन खरीदारी करने के लिए अभी बाइट हो गया। सबको शुभकामनाएं। परंपरा का निर्वाह करते हैं। अपनी संस्कृति और अपनी परंपराएं हैं वो जीवित रहे, वो अद्भुत है दुनिया में, इसलिए उस परंपरा का हर साल निर्वाह करते हैं हम। आज भी चांदी का सिक्का और बर्तन खरीदे। मैम धनतेरस पर आज आप भी यहाँ पर पहुंचे, बर्तन और गोल्ड की खरीदारी की। गोल्ड के नहीं, हमने चांदी का सिक्का लिया है, लक्ष्मी जी और गणेश जी वाला, और यहाँ से एक कांसे की थाली ली है और एक तांबे का कलश लिया है। धनतेरस की शुभकामनाएं। तो बिल्कुल ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पत्नी साधना सिंह हैं जो कि जीत के बाद पूरी तरह से अब बिल्कुल जो लाइट मूड है उसमें नजर आ रहे हैं। धनतेरस पर जो चांदी का जो सिक्का है वो खरीदा है, बर्तन की खरीदारी की है और इस धनतेरस पर उन्होंने प्रदेश के सभी लोगों को यानी प्रदेशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं भी दी हैं और यही कामना की है कि ये जो दिवाली है पूरे प्रदेशवासियों की जिंदगी में मंगलमय हो। कैमरामैन क्लांसी। धनतेरस की सभी बहनों और भाइयों को शुभकामनाएं। ये त्योहार हम पूरे उत्साह के साथ परंपरा अनुसार मनाते हैं। धन्वंतरी भगवान के चरणों में भी प्रणाम। आज ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप हमने जारी किया है। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हर नागरिक का सहयोग आवश्यक है। हम अपनी परंपराएं, जीवन मूल्य और संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे और धनतेरस उसी परंपरा के एक अंग है। इस दिन हम कुछ ना कुछ विशेषकर बर्तन परंपरा के अनुसार खरीदते हैं और मैं भी अपने परिवार के साथ, धर्मपत्नी और बच्चों के साथ इस परंपरा का लगातार निर्वाह कर। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज आत्मनिर्भर एमपी रोड मैप 2023 का विमोचन किया और अगले 3 साल का रोड मैप जारी किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत शामिल थे। मिंटो हॉल में रोड मैप का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऐसे में प्रदेश का रोड मैप तैयार करना और उसे जारी करना किसी चुनौती से कम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता की जो भी अपेक्षाएं हैं उनको वे पूरा करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और आज वो पद आया है जब हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लोकार्पित कर रहे हैं। इस संकल्पबद्धता के साथ मैं स्वयं, मेरे माननीय मंत्रीगण, मेरे अधिकारीगण अपनी जनता के साथ मिलकर इसको अच्छा जमीन पर उतारकर मध्य प्रदेश को देश के नंबर 1 के राज्यों की श्रेणी में शुमार कर रहे हैं। इन 3 साल में मध्य प्रदेश की प्रगति असीम हो, इसका जी जान से प्रयास करें। प्रधानमंत्री जी हमारी प्रेरणा, उन्हीं की प्रेरणा से हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप तैयार किया। 3-4 महीने तो खजाने में फसल खाई भी जाएगी। बीच में ये प्रस्ताव भी आया कि भारी आर्थिक संकट, इस बार कर्मचारी की तनख्वाह कुछ महीने के लिए कम कर देते, लेकिन हमने कहा कि कर्मचारियों की तनख्वाह तो किसी भी कीमत पर कम नहीं होगी। हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, किसानों की आय दोगुना करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैन और वेद वजह से परियोजना केंद्र के
कोऑर्डिनेशन से प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर अब अमली जामा पहनाएगा। मध्य प्रदेश में संसाधनों के बंटवारे में गरीबों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जितनी आबादी बजट का अपना हिस्सा उनकी अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं में हम खर्च करेंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को प्रमुख स्थान है, उसका विशेष अभियान चलाया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में ना हम छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लाएंगे, केवल वो तो हम लाएंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर को और विकसित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बाकी उद्योगों का भी जाल बिछाने में हम। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर ही सवाल खड़े कर दिए और पूछ लिया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जरूरत क्यों पड़ी, रोजगार को लेकर दावे कितने पूरे हुए और स्वर्णिम मध्य प्रदेश का क्या हुआ। तो स्वर्णिम जब मध्य प्रदेश बन चुका तो आत्मनिर्भर तो अपने आप ही पहले ही हो चुका है। अब शिवराज सिंह पिछले 15 वर्षों में करीब उन्हें 80,000 के आसपास घोषणाएं की हैं और उनका क्रियान्वयन हुआ नहीं है। तो हमारा तो ये कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को अगर असत्य झूठ बोलने में अगर विश्व में किसी आदमी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए तो शिवराज सिंह ही उसकी पात्रता रखते हैं, उनको इस नोबेल पुरस्कार झूठ बोलने का मिले। और ये जब पहले और लगा बना चुके रोजगार है नहीं, 3.5 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं निगमों में, नगर पालिकाओं में, स्थानीय संस्थाओं में, जनपदों में, जिला पंचायतों में और गवर्नमेंट शासकीय विभागों में, उनको भर नहीं रहे और आत्मनिर्भर कहाँ से बन जाएगा। बेरोजगारी बढ़ रही है, चरम सीमा पर है। इधर उपचुनाव में जीत के बाद सीएम शिवराज के सामने मंत्रिमंडल विस्तार एक बहुत बड़ी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार शिवराज कैबिनेट में शिवराज के कई करीबी विधायक मंत्री नहीं बन पाए थे, जो अब भी मंत्री पद की उम्मीद में हैं। ऐसे में सीएम शिवराज का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कह दिया कि फिलहाल विस्तार नहीं किया जाएगा। अभी कोई योजना नहीं, अभी कोई योजना नहीं, अभी कोई योजना नहीं। धन्यवाद। और वही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विधायकों ने लॉबिंग तेज कर दी है। उपचुनाव में 3 मंत्रियों की हार हो चुकी है। ऐसे में अपनी जगह बनाने के लिए बीजेपी के सीनियर विधायकों ने अपनी दावेदारी जताना शुरू किया है। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कैसे होगा, इसका फैसला सीएम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में जाति के साथ क्षेत्रीय संतुलन को बनाने की कोशिश होगी। वहीं इस पर तंज कसते हुए पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा है कि हार के बाद एदल सिंह कंछाना ने इस्तीफा दिया, लेकिन इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया के इस्तीफा नहीं देना उनके अहंकार को दर्शाता है। बिंदी क्षेत्र को भी प्रतिनिधित्व मिला है और मिलेगा, जहां आवश्यक है वहां मिलेगा ही, लेकिन केवल ये नहीं है कि कोई प्रतिनिधित्व मिलने वाला नहीं है। जहां आवश्यक है, और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी तो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है। कहाँ कमी है, कहाँ ठीक करना है, ये हमारा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। वो इस पर बहुत अच्छे से विचार करके चीजें होंगी। इमरती देवी तो करेंगी, मंत्री बनी रहूंगी मैं। ठीक है, इमरती जी हमारी बड़ी वरिष्ठ नेता हैं और हार जीत तो लगी रहती है, इसलिए उनके मन में जो आया होगा एक बार देखेंगे। प्रदेश नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी संगठन जहां चाहेंगे, जिसकी उपयोगिता होगी उसका वो तय करेंगे। क्षेत्रीय संतुलन भी देखेंगे, सामाजिक संतुलन भी। पार्टी पूरी सभी चीजों पर विचार करके उचित निर्णय लेते हैं। यानी ग्वालियर चंबल पर फोकस था, अब क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस होगा। सभी चीजें पर विचार हमारा नेतृत्व करते हैं, उसमें हम लोग काम करते हैं। देवी जी ने और दूसरे हमारे दंडोतिया जी ने जो कहा है कि हम अभी विचार करेंगे, ये बेशर्माई की हद है। जब जनता ने ठुकरा दिया और हो सकता है उनको 5-6 महीने से भारतीय जनता पार्टी में मिल गए हैं, तो उन्होंने इस प्रकार की ट्रेनिंग ले रखी है, क्योंकि वहाँ तो संविधान के धज्जियां उड़ाने का काम हो रहा है। संविधान को भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती, हिटलर के पदचिन्हों पर चलने वाली पार्टी है, उनके सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए वहाँ उनको नियम कायदे संविधान का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उपचुनाव के बाद अब इस बात पर मंथन शुरू हो गया कि प्रदेश में किस स्टार प्रचारक का कितना दबदबा रहा, किन किन स्टार प्रचारकों ने जीत के लिए जी तोड़ मेहनत की।
कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का जनता के बीच जादू नहीं चला, इसलिए शायद कांग्रेस 9 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। कांग्रेस के लिए राजस्थान से आए सचिन पायलट और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का भी इस बार जादू नहीं चल पाया। तो वहीं कांग्रेस मानती है कि सीएम शिवराज सिंह का इस बार असर रहा, लेकिन सिंधिया का जादू नहीं चल सका। जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में जो इतनी भारी सफलता मिली है, उसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय सिंधिया जी, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, बीडी शर्मा, ये जो हमारे स्टार प्रचारक थे उनके कारण मिली है। और कांग्रेस में तो एकला चलो कमलनाथ थे, उसके बाद उनने पूरे स्टार प्रचारकों को घर बिठा लिया था। फिर कुछ प्रवासी पक्षियों को बुलाया था, उन प्रवासी पक्षी चाहे सचिन पायलट हों, चाहे भूपेश बघेल हों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, इनका कोई मध्य प्रदेश में असर नहीं पड़ा, क्योंकि जनता को मालूम है कि प्रवासी पक्षी आएंगे, अपना काम करेंगे, दाना चुगेंगे और उड़। देखिए, मुरैना और ग्वालियर में सिंधिया जी का जो क्षेत्र कहलाता, वहाँ सचिन पायलट का बहुत असर पड़ा। सचिन पायलट ने गुर्जरों का जो हमारा वोटर था उसके ऊपर असर डाला और उससे काफ़ी सीटों पर हमको फ़ायदा हुआ। सिंधिया जी का और शिवराज जी का वहाँ पर बिल्कुल असर नहीं पड़ा, मुरैना में और ग्वालियर में। बाकी जगह शिवराज जी का असर पड़ा, लेकिन सिंधिया जी का असर जैसे कुल मिला के अपन देखते हैं पूरे 29 सीटों पर, तो मैं समझता हूँ बहुत कम जगह ऐसी होगी जहाँ सिंधिया जी का असर पड़ा होगा। कांग्रेस को उपचुनाव में मिली हार के बाद आत्ममंथन की बात कही जा रही है। उपचुनाव में हार को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों और विधानसभा प्रभारियों से गोपनीय रिपोर्ट के साथ उपचुनाव में नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं और कारणों को लेकर साक्ष्यों के साथ रिपोर्ट मांग ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल का भी मानना है कि कांग्रेस को आत्ममंथन की दरकार है। उन्होंने यह भी कहा है कि जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना था और हमारी जवाबदारी थी सरकार चलाने की, इसलिए हाईकमान को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। गोपनीय नहीं, सार्वजनिक मांगी है, और अगर वो गोपनीय रखना चाहता होगा तो गोपनीय रख लेंगे उसको। उन्होंने ये कहा, ऐसी कोई गोपनीय रिपोर्ट नहीं, सार्वजनिक और सच्ची रिपोर्ट उन्होंने मांगी। उन्होंने कहा कि अगर आप जो है किसी को जबरन फंसाने के लिए, आपका अपोनेंट है उसको घेरने के लिए आप कोई गलत सलत रिपोर्ट देंगे तो स्वीकार नहीं होगी, और ये सच्ची बात है। उनसे ये कहा है कि रिपोर्ट सच्ची होना चाहिए। कांग्रेस में आत्ममंथन बहुत जरूरी है। किन किन कारणों से कांग्रेस पार्टी हारी। जनता ने हमें 5 साल के लिए मध्य प्रदेश में बैठाला था। हम 5 साल तक सरकार चलाने की जवाबदारी हमारी थी। जो भी कारण हो उस पर आत्ममंथन होना चाहिए, और ये आत्ममंथन बड़े लेवल पर होना चाहिए, और इसकी समीक्षा निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान को करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान जब समीक्षा करेगा तो सारे तथ्य उसके सामने आ जाएंगे, और जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कांग्रेस हाईकमान को कार्रवाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।